Good afternoon, student. Today, class 12, Indian Economy, chapter number 3, Liberalization, Privatization and Globalization. ये चैप्टर का नाम है. यूनिट नंबर 2, chapter number 3 and based on NCERT. Okay, so now one by one point should be explained here. हमें 3 concept पढ़नी है. Let's understand the 3 important concept: liberalization, privatization and globalization. ये तीनों वर्ड खासकर लैटिन इंग्लिश वर्ड से आए हैं. लैटिन जो ग्रीक की लैंग्वेज है, लैटिन, वहाँ से आए. तो आज हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन 3 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. आपको पता है कि होल इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड 2 पार्ट्स. होल इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स and this line is presenting 1991. Okay, before 1991 and after 1991, what type of situation availability in the India? Okay, आपको मालूम है कि 1990 में एक क्राइसिस आया था. वो क्राइसिस क्या था? ऑयल शॉक कहते हैं. ऑयल शॉक. ऑयल शॉक का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात बता रहा हूँ. ऑयल शॉक का मतलब अरब अमीरात, जो यूएई और ऑयल पेट्रोलियम, ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो ओपेक, जो 10 देश कंट्री बने, कतार, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये कंट्री है उसमें. तो उन्होंने क्या कर दिया था, एकदम जो प्राइस है वो प्राइस 3 गुना बढ़ा दी. और प्राइस अगर पेट्रोल की बढ़ती है तो फिर, क्योंकि देश का जो इंपोर्ट है वो 50% इंपोर्ट ऑयल से आता है, इतने मात्रा में ऑयल का भाव बढ़ना और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं साबित हुआ. और इंडियन इकोनॉमी उस समय गर्त में चली गई. उस इकोनॉमी को अपग्रेडेड करने के लिए प्रधानमंत्री नरसिंह राव, इनकी अध्यक्षता में मनमोहन सिंह उस समय देश के अर्थ मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने इस मूवमेंट, इस पॉलिसी को लाया और वो पॉलिसी है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. क्योंकि वो जो क्राइसिस आए थे 1990 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म. आता मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? 4 डायग्राम है. 4 मल्टीनेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे. इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म. आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाई थी, उसी की एक पॉलिसी उसमें इंक्लूड होती है. इंडस्ट्रियल, लाइसेंसिंग रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तमाम चीज़ों को हमने डायमेंशनल कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म.
और इन सभी चीजों को मिला के एक नाम दिया गया है, वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सिंपली बात है, इन ऑर्डर टू क्राइसिस 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated multi-dimensional economic reform which are collectively known as new economic policy। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन सी चीजें इंक्लूड की गई थी, हम उसको बारे में देखेंगे। देखिए, LQP, ये 3 चीजें जोड़ी थी। देखिए, सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिप्लेस, किन वर्ड में रिप्लेस हुआ था? लिबराइजेशन। इसको इंडिकेट करने के लिए यल का इस्तेमाल किया गया। प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटास, प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटा, उसको कौन सा वर्ड नाम दिया गया? क्यू। क्या नाम दिया गया? क्यू। एंड ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिटेड, उसको नाम दिया गया पी, और हम कह सकते हैं उसको परमिट, परमिट के लिए पी इस्तेमाल किया, और एक्चुअल जो वर्ड है वो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का परमिट से क्या रिलेशन है? क्योंकि वो परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कौन से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, कौन से गुड्स को इंपोर्ट करना है, इन तमाम चीजों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जोड़ा गया है। सो नाउ इन इंग्लिश ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू ओवरकम क्राइसिस ऑफ 1990s, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated multi-dimensional economic reform which are collectively known as economic policy. The new economic policy replaced liberalization in place of licensing of the industry, privatization, public sector to ownership, government ownership converted individual private ownership, and globalization. Your economy connect to world economy. Your economy connect to world economy. Economy, world economy. हमारे इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ना है, तो वो इसे कहते हैं इकोनॉमी कन्वर्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या जरूरत पड़ी हमें कि देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की? उस समय तो पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ था, सोशलिज्म, हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी वो भी अच्छी चल रही थी, पर एकाएक ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है इकोनॉमी में कि हमें उसमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ा। वाई नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म? क्या जरूरत पड़ी? उस समय की इकोनॉमी, आप सोच सकते हैं किस लेवल पे जाके इकोनॉमी हमारी गिर चुकी थी। ग्रोथ रेट आज की जो इकोनॉमिक कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं उससे भी बदतर कंडीशन 1990 में हुई थी। एक तो मैंने आपको रीजन बताया ऑयल शॉक का, कि बहुत ज़्यादा ऑयल शॉक बढ़ने से हमारा बीओपी काफ़ी गड़बड़ा गया था। आज देखते हैं, कम से कम 5 रीजन हम देखते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। ह्यूज ऑफ फिस्कल डिफिसिट, वीक बीओपी कंडीशन, high level of inflation, falling value of rupee and sick PCU। इसका फार्मूला है HWHFS, HWHFS 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बी केयरफुल, ओके।
ह्यूज, पहले देखते हैं फिस्कल, ह्यूज फिस्कल डिफिसिट, ह्यूज फिस्कल डिफिसिट। अब इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। फिस्कल डिफिसिट का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज कमा रही है, मतलब गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज है और गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज और गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है 120 रुपए, तो क्या हो रहा है? इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। जब एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का इनकम से गवर्नमेंट का खर्चा अगर ज्यादा होता है तो उसको हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। उस समय का कितना था? 5.7 से हमारा जो डिफिसिट रेट था वो 6.6 हो गया। अब 6.6 का मतलब समझ रहे हैं? 100 रुपीज गवर्नमेंट का इनकम था, अब वो 106 रुपए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ। तो ये, और इसका जीडीपी पे बहुत ही बुरा असर हुआ। Weak BOP condition. India was not able to earn enough foreign exchange through export to finance its import. The comparatively high demand for import than export resulted in BOP deficit. अब BOP deficit का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बात समझ में आ रही है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब मान लो देश की इकोनॉमी ने 100 रुपीज का एक्सपोर्ट किया, मतलब 100 रुपए की बनी हुई चीजें बाहर के देशों में भेजी और वहां से हमने 140 रुपए की गुड्स मंगवाई, मतलब एक्सपोर्ट हुआ 100 रुपए का और हमने चीजें मंगवाई कितनी? 140 रुपए की। तो वो 40 रुपए जो बड़े हैं वो कहां से देंगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो बाहर का जो फॉरेन करेंसी है वो तो 100 रुपीज ही आ रहा है और खर्चा हो रहा है 140 रुपया। क्योंकि ये क्यों बढ़ा? मैंने आपको बताया ना, ऑयल शॉक हो गया, पेट्रोल के 3 गुना भाव बढ़े थे और पेट्रोल, ईरान इराक उस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध के कारण वहाँ का जो पेट्रोल प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से इफेक्ट हुआ था और इसी कारण देश की इकोनॉमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाने की वजह से हमें वहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़े और इसी के कारण इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से कंडीशन में फंस गई। मतलब 100 रुपीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ 120 रुपए का, तो परसेंटेज में 20% बढ़ा, तो इतना बड़ा पैसे हम मैनेज नहीं कर पाए। उस समय तो यही बोला जाता था कि 13 डेज, मतलब 13 दिन हम बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते थे, इतना ही पैसा भारत के पास था। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री को फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ा। और भी रीजन है हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन rose from 6.7 to 10.3, 6.7 से 10.3 तक पहुंच गया। मतलब पहले क्या होता था? देखो, जो पहली चीज 16 रुपए में मिलती थी, पहली चीज 16 रुपए मिल रही थी, अब वो कितनी 26 रुपए में मिल रही है। बात समझ रहे? पहली वो चीज 16 रुपए में मिलती थी, अब वो 26 रुपए में मिल रही है। 10% इंक्रीमेंट हुआ है।
मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, बात समझो। इन्फ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल इज वेरी हाई according to supply, according to demand. General price level is very high according to demand. डिमांड के अनुसार वस्तुओं की प्राइस हाई होना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा, 6 to 7 हो गया। ये केवल 10 साल की बात है। और डिप्राइजिंग द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल इन्फ्लेशन। और उस समय जो बढ़ा हुआ प्राइस लेवल है उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से गवर्नमेंट क्या रही, फेलियर रही, असफल रही। और गवर्नमेंट पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी। The need augment the value of currency well fell due to continuous devaluation and to encourage the credit worthiness of India, reform become necessary. जब देश के रुपीज का वैल्यू गिरता है, आज देश का जो मनी रुपी थे वो 76 रुपीज इक्वल टू $1। उस समय भी रुपीज का वैल्यू काफी गिर गया था। आप देखें, समझ रहे हैं, जब देश की रुपीज का वैल्यू गिरता है तो हमें इंपोर्ट करने के लिए जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा देनी पड़ती हैं। मतलब पहले 20 रुपया होता था, अब उसको 40 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब लगभग पहले उस समय तो, अब 1990 का अगर डॉलर की बात करते हो तो उस समय 63 रुपीज डॉलर था, 63 रुपये। और वो डायरेक्ट मतलब 58 से 63 हो गया, आज तो 73 है। तो वो डॉलर की प्राइस काफ़ी हाई हो चुकी थी और इंडियन वैल्यू गिर चुका था। इसकी वजह से हमें कुछ रिफॉर्म करने की सख्त ज़रूरत आन पड़ी थी। PCU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उस समय देश की लगभग सभी इकोनॉमी सेक्टर में PSU फैला हुआ था, पब्लिक सेक्टर यूनिट। लेकिन आधे से ज़्यादा कंपनियां नुकसान में चल रही थी। उसका नो प्रॉफिट नो लॉस, इस तत्व पर सारी PSU खड़ी कर दी गई। लेकिन जब PSU खड़ी होने के बाद उसे नुकसान होने लगा तो लेबर का पेमेंट, वर्किंग, सब आवर्स, पब्लिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इन सभी बातों को कंपनी को ख्याल रखना पड़ा। तो इसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरी तरह से नुकसान में आ गए और इस कारण PSU पूरी तरह से फेल हुआ। तो इसके कारण PSU पूरी तरह से फेलियर रहा। कुछ PSU प्रॉफिट में ज़रूर थे, ऑयल सेक्टर में काम करने वाले PSU पहले से ही प्रॉफिटेबल थे, लेकिन बाकी जो कॉटन में काम करने वाले मिल बहुत सारी मिल्स नुकसान में आई थी। उन सभी को बंद करने पे गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर आया और इन्हीं कारणों से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो एक रिकैप के तौर पर हम बात करते हैं। आज हमने डेफिनेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा। In order to overcome crisis of 1990s, the government of India initiated multi-dimensional economic reform, which are collectively known as new economic policy. Okay, so this is definition. Which point including on new economic policy? So please, the new economic policy replace liberalization in place of licensing, privatization in place of quotas, and globalization in place of permit for export and import. And last
एक बहुत 5 मार्क का क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम के लिए आता है, एनी टाइम दिस क्वेश्चन कम इन एग्जामिनेशन ऑफ CBSE क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछेंगे 5 मार्क के लिए, याद रखना। उसके 5 उसका फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, HWHFS। H का मतलब ह्यूज फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है व्हाट मीन्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होना, और उस समय 5.7 to 6.72 हुआ था। वीक BOP कंडीशन, BOP का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं और इंपोर्ट कितना करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, चीज़ें जो जनरल प्राइस को हाई करना, और उसमें 6.7 to 10.3%। फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपीज़ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और सिक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट इनका बढ़ना, ये उसकी सिक होना, इसीलिए हमें न्यू पॉलिसी एक्सेप्टेड करनी पड़ी। वो पॉलिसी क्या है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको लर्न करें।